नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वो जो रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट था, रिमोट सेंसिंग के पार्ट का सेकंड पार्ट लेकर के हम आए हैं। इस सेकंड पार्ट में बेसिकली हमें बात करनी है रिमोट सेंसिंग इन इंडिया और इसरो के बारे में। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपका रिमोट सेंसिंग इन इंडिया और इसरो, ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स या फिर किन्हीं चीज़ों को जानने का नाम नहीं है। ये एक संघर्ष की दास्तान है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा और ऐसी परिस्थितियों पे लगा जबकि बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ थीं, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी हमारे पास, बहुत सारी कमियाँ थीं। और इन सब के बावजूद इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उभर करके आया और उभर के आने के बाद उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए और साथ ही साथ उससे हमारे पूरे देश का नाम रोशन हुआ। तो ये जो चैप्टर है या फिर ये जो पार्ट है, इसे अगर हमें सीखना है तो हमें इसके सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स ही नहीं सीखने, बल्कि हमें इसकी स्पिरिट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके फैक्ट्स तो आपको सारे के सारे विकिपीडिया में मिल जाएंगे। जो भी बातें हैं, अगर आप कहीं पर मिस कर जाते हैं, आपको लगता है कि उन्हें नोट करना चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं। कोई भी बात अगर मिस कर जाते हैं तो आपको वो सारी की सारी बातें विकिपीडिया में अवेलेबल हैं, सभी फैक्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से आप उनको रिफ़र कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। लेकिन वो जो आइडिया है, वो जो सारी की सारी बात है कि ये किस तरीके से हमारा जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टार्ट हुआ, किस तरीके से वो कैसी परिस्थितियों में बना और किस तरीके से उसका धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी। और एक इंडियन के हिसाब से अगर आप देखें, ये आपकी एक फीलिंग को भी लेकर के चलेगा, एक स्पिरिट को लेकर के चलेगा कि किस विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके कैसे सामना किया जा सकता है और उच्चतम से उच्चतम शिखर को अचीव किया जा सकता है। आज की लाइफ अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा उनमें फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास कुछ गाइडेंस की कमी है, या फिर दूसरी और कई प्रकार की कमियां हैं, और या फिर कोई आसपास वाले लोग परेशान करते हैं, या फिर अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके की ढेर सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में आती हैं। लेकिन इसी तरीके की प्रॉब्लम्स इसरो के साथ भी आ रही थी। बाहर से सैंक्शन लग रहे थे, इंटरनली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। इवन यहाँ पर लोग कहते थे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि यहाँ पर हम लोगों को रोटी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, हम साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए पैसे कैसे खर्च करेंगे। तो ऐसे समय में इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन बन करके आया और आज हम जानते हैं कि वो हमारे पूरे के पूरे देश का एक गौरव है। जब उसने मंगलयान स्थापित किया, जब उसने चंद्रयान स्थापित किया, तो हमारा पूरा देश इतने गौरवशाली ढंग से अपना सिर उठा करके पूरे विश्व को की तरफ देखता है और पूरा विश्व भारत की ओर देख करके तालियां बजाता है। तो ये कहानी जो है, ये पूरी एक संघर्ष की कहानी है कि कैसे उस विपरीत परिस्थिति को लेकर के और आज तक हम पहुँचे, और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में भारत का साथ दिया और भारत को थामे रखा और भारत को हाई विजन, बहुत ही ऊंचाई को देखना। विजन का मतलब होता है कि बहुत ही ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखना, है ना। हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उच्चाकांक्षाओं को कभी दबाए नहीं, उन्हें कभी रोके नहीं और उनके साथ ही बढ़ते रहें। ये पूरे की पूरी बातों का नाम ही ये इसरो का ये टॉपिक है। तो ये इसरो का टॉपिक न सिर्फ आपको नॉलेज देने वाला है, बल्कि ये आपको साथ साथ प्रेरणा भी देने का काम करेगा। तो इसलिए ही मैंने इस लेक्चर में कोई भी बोर्ड का सहारा नहीं लिया है कि मैं बोर्ड के सहारे से कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। कुछ इमेजेस, कुछ
डायग्राम्स और कुछ जो काम हुए हैं या फिर कुछ जो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। और इस तरीके से आपको रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, भारत में रिमोट सेंसिंग का क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, और ये सारी की सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। और इसे आपको ध्यान से मन लगा के सुनना है और समझना है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही उत्साहवर्धक चैप्टर है। मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँ तो यही मेरी इच्छा है और आकांक्षा भी है कि मैं जो स्पिरिट के साथ हमारे देश में काम हुआ है, मैं उस स्पिरिट को आपके सामने रख पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात होगी। क्योंकि जो काम हमारे साइंटिस्ट ने किया है उसके हिसाब से तो मैं बहुत ही छोटा हूँ और उनकी बातों को बता पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं भारत की आकांक्षाओं से ही। इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जो कि शुरुआत से ही नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा संघर्षशील रही है। बहुत सारे समय में हम देखते हैं, शुरुआत में वैदिक कल्चर से लेकर के ही हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी या फिर मटेरियलिज्म की तरफ नहीं गए। ये एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने वाला देश है। हमारे देश में शुरुआत से ही जानने की कोशिश हुई कि किस तरीके से हम ट्रू नॉलेज, सही नॉलेज की तरफ पहुंच सकें और अपने जीवन में उस सही नॉलेज का एप्लीकेशन करके हम अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बना सकें। अगर वो पुराना टाइम हो, हमारा वैदिक कल्चर हो, या फिर उस वैदिक कल्चर या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही देखें, तो वहाँ पर भी आर्किटेक्चर वाला काम हो रहा था। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, सिटी लाइफ स्टाइल के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे। फिर उसके बाद हम वैदिक कल्चर में जाएं तो वैदिक कल्चर में बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे फार्मूलाज डिस्कस किए जा रहे थे ताकि हम सन को जान पाएँ, इस एटमॉस्फेयर को जान पाएँ, क्लाइमेट को जान पाएँ। इन सब बातों को जानने की कोशिश की गई। अगर हम उससे आगे बढ़ें तो गुप्त पीरियड रहा है। गुप्त पीरियड में बहुत ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट जैसे कि आर्यभट्ट, जो कि मेट्रोलॉजी, उस समय पे उन्होंने खोज करने की प्रयास किया कि सोलर इक्लिप्स किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से स्टार्स और दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, क्या अर्थ गोल है, इस तरीके की बातें आर्यभट्ट के समय में हुआ करती थी। वराहमिहिर और चरक जैसे बहुत ही उम्दा फिजिशियन हुए हैं हमारे देश में। तो ये सारी की सारी बातें हमारे पास्ट से लेकर के आ रही हैं और हमारे पास्ट से ही ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे एक्सप्लोरेशन वाला जो नेचर रहा है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। बीच में कुछ ड्रॉबैक्स आए, जैसे कि बहुत सारे इन्वेजन आए और धीरे धीरे करके हम पुअर होते चले गए, हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कम हो गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारी बातें सीखी। जैसे कि मुग़ल पीरियड में, या फिर हम कहें इस मुग़ल पीरियड में या सल्तनत पीरियड में, हम लोगों ने जाना कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपने फ्रंटियर्स को मजबूत नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी आपकी जो भी साइंस है, जो भी आपका एक्सप्लोरेशन है, जो भी आपकी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपको शक्तिशाली होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को बताया वहाँ पर, इस बात को हमने सीखा उस पूरे के पूरे सल्तनत पीरियड या फिर मुग़ल पीरियड में। बाद में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने एक कमर्शलाइजेशन का आइडिया दिया, मार्केटिंग का आइडिया दिया, नए प्रकार की चीज़ें कि किस तरीके से हम एक डिस्कोर्स के थ्रू हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का तो ऐसा काम नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि हम डेवलप करें, वो धीरे धीरे करके देश को कमज़ोर करना चाहते थे। लेकिन ये देश की इंटरनल स्ट्रेंथ थी, एक इतना पुराना लंबा कल्चर और इतनी पुरानी हिस्ट्री थी कि ये उस ड्रॉबैक में भी, इस पॉवर्टी में भी, उस कमी में भी, कि बहुत ज़्यादा कमियां थी, उसके बावजूद भी ये देश उभर के आता है और फिर अपनी पहचान इस पूरे भूमंडल पे, इस पूरे विश्व के बीच में अपनी पहचान बनाता है। तो
हम बात करने वाले हैं उस समय से जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे, यानी कि इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद से। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आईं, जबकि देश ऐसी कंडीशन पे था कि यहाँ पर एक सुई बनाने के लिए भी एक फैक्ट्री नहीं थी, यानी कि हम बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पर हंगर, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल के आसपास थी, यानी कि एक एवरेज इंसान 30 साल की उम्र तक ही जी पाता था। इस तरीके की विपरीत परिस्थितियां थी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, डिसीज़ बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ फेमाइन बहुत ज़्यादा आते थे, है ना, ड्रॉट्स की सिचुएशन थी। इस तरीके की विपरीत परिस्थितियां थी उस समय देश पर, और देश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में था। तो सभी का ये क्वेश्चन था कि ऐसे टाइम में जबकि हमें पॉवर्टी से लड़ना है, हमें एक न्यू नेशन बनाना है, ऐसे समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम पैसे कैसे दे दें। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी, यानी कि इस वर्ल्ड को जानने में, इस वर्ल्ड को जानने में, इस फैंटेसी में, इसे बस ऐसे ही देखने में कि हम कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए हम पैसे खर्च करें, तो ये बिल्कुल भी किसी को भी गवारा नहीं था। लेकिन वहाँ पर उभर के आते हैं दो लोग, विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू। विक्रम साराभाई जिसमें कि ज़्यादा प्रोमिनेंट कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कन्विंस किया बाकी सभी लोगों को कि ये जो हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन है या फिर साइंस का डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी के लिए नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ को एम्पावर करने के लिए है। इस तरीके से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन से या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, वेदर फॉरकास्ट करके, डिसीज़ेस को पहचान करके, या फिर फॉरेस्ट एरिया को देख करके, मेट्रोलॉजी देख करके, या फिर साथ ही साथ हाइड्रोलॉजी और मिनरलॉजी को जान करके। इस तरीके की हम बहुत सारी टेक्निक, साइंस का प्रयोग हम लोग फैंटेसी के लिए नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं किस लिए, मासेस को, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने के लिए इस साइंस का प्रयोग होने वाला है। ऐसी बात से जब उन्होंने कन्विंस किया इस पूरे के पूरे नेशन को, तो ये नेशन एक तरीके से शुरुआत की इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के, इस रिमोट सेंसिंग को लेकर के। एक यहाँ पर हमें ये भी बात जानना, थोड़ा सा देखना चाहिए कि सतीश धवन, विक्रम साराभाई एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे और इनके घर में ऐसी कोई पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने फॉरेन से सारी अपनी पढ़ाई की थी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई की थी। फिज़िकल साइंस में इन्होंने अपनी डिग्रीज़ ली थी और फिर उसके बाद वो देश में आए थे और वो फिज़िकल साइंस में ही देश में रह कर के काम करना चाहते थे। हालांकि उन्हें काम तो बाहर भी मिल सकता था, नासा जैसी स्पेस एजेंसीज उस समय पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो अपने देश के लिए काम करना चाहते थे और अपने देश के लिए उस समर्पण के भाव को जो उन्होंने नींव दी, वही नींव आज भी हमारे देश में काम कर रही है, विक्रम साराभाई की उस नींव के रूप में। तो विक्रम साराभाई ने जो चीज़ चालू करी, जो उस समय पे डिपार्टमेंट चालू किया, उसका नाम था इनको स्पार। उस समय पे दरअसल दो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, एक तो विक्रम साराभाई और दूसरे होमी जहांगीर भाभा। ये दोनों ही लोग बहुत ही प्रोमिनेंट साइंस के लीडर्स थे उस समय पे। और उस समय पे साइंस को अलग से एक डिपार्टमेंट के रूप में बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के रूप में, जिसका हेड बनाया गया होमी जहांगीर भाभा को। और साथ ही साथ वहीं पर इनको स्पार का मतलब क्या है, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
स्पेस रिसर्च, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। आप एक बार विकिपीडिया में भी देख लेंगे, है ना। तो इंडियन नेशनल करके, है ना, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस रिसर्च करके, इस तरीके से 1962 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत होती है तो विक्रम साराभाई इसके हेड बनाए जाते हैं और इसे रखा जाता है किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये सारा का सारा डिपार्टमेंट और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही रहे हैं, यानी कि इनको कोई और मिनिस्ट्री अलॉट नहीं की गई। ये डायरेक्ट ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए। तभी आपने देखा होगा जब भी कोई लॉन्च होता है, जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, जब भी कोई बहुत सक्सेसफुल इवेंट होता है, तो उसमें बात करने के लिए या फिर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ही बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो भी फंडिंग होती है वो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के हाथों होती है और वो रिपोर्ट भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ही करते हैं। और ये कल्चर तब से लेकर के अब भी चला आ रहा है। अब क्या हुआ, 1962 में तो ये इनको स्पार बना हुआ था, लेकिन 1969 में इसी इनको स्पार को चेंज करके इसरो का गठन कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का गठन किया गया 1969 में। ये 1969 में ऐसा क्या हुआ, दरअसल इसी बीच इन्हीं दो प्रोमिनेंट लीडर्स की ख़ास तौर से ये होमी जहांगीर भाभा जब ये लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट से जा रहे थे, है ना, उस समय पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बहुत ही पीक पर था और जा रहे थे एयर इंडिया के विमान से, तभी इनका फ़्लाइट क्रैश हो जाता है। और कहा जाता है कि इनकी डेथ के कारण ही जो हमारा जो एटॉमिक बॉम्ब जो हम लोगों ने क्या कहते हैं अपना सक्सेस किया, है ना, तो उसमें जो डिले आया, उसमें लगभग 8 से 10 साल का डिले इनकी डेथ के कारण ही आया, है ना। ये प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से रुक सा गया, है ना। ये बहुत ही प्रोमिनेंट थे, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही इसमें बहुत ही मंदी आ गई, बहुत ही देर से ये काम होने लग गया। और पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने किया वो इंदिरा गांधी के टाइम पे किया, है ना। सेकंड जो किया वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया, आपको पता होगा। तो ये दोनों ही प्रोमिनेंट लीडर्स, बहुत ही सस्पिशियस तरीके से इनकी डेथ हुई, होमी जहांगीर भाभा की भी और विक्रम साराभाई की भी। एटॉमिक रिसर्च पे तो थोड़ा सा डिले आया उनकी डेथ के बाद, लेकिन ये जो स्पेस रिसर्च वाला उनके बाद विक्रम साराभाई के बाद बहुत ही और भी टैलेंटेड जो व्यक्ति थे, सतीश धवन, उन्हें इसका हेड बनाया गया। और उनके हेड बनने के बाद हम लोग सक्सेस की और सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। इनके बारे में, सतीश धवन के बारे में बहुत ही किस्से बताए जाते हैं। इनके बारे में बताते हुए अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, वो बताते हैं कि हम लोगों ने जब PSLV का लॉन्च किया, तो PSLV जो फर्स्ट टाइम हम लोग लॉन्च किए तो वो उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जैसा कि वो बताते हैं, अपनी बुक है उनकी विंग्स ऑफ फायर, उसमें वो बताते हैं कि उसमें एक फ्यूल का हल्का सा लीकेज था, लेकिन हमें लगा कि फ्यूल बहुत ही ज़्यादा है और फ्यूल एफिशिएंट रहेगा, और उस छोटी सी गड़बड़ी के कारण वो जो लॉन्च होना था वो लॉन्च सक्सेसफुल ना हो करके वो फेलियर हो गया। और वो जो हमारा इतना कॉस्टली उस समय पे हुआ करता था, ये जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर गया। तो जब वो फेल कर गया तो सतीश धवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को बुलाया, और बुलाने के बाद फिर वो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए, और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और
इस बार लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन अगली बार मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और अगली बार ये लॉन्च ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। और अगली बार जो नेक्स्ट PSLV था वो लॉन्च भी हुआ और PSLV की दुनिया में आज भारत सबसे ज़्यादा उन्नत, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव PSLV जो बनाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो इंडिया ही बनाता है। और इंडिया ने इवन 104 सैटेलाइट्स एक साथ PSLV से लॉन्च करके लोअर अर्थ ऑर्बिट में PSLV से लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले जो लॉन्च का रिकॉर्ड था वो किसका था? वो रशिया का था, उसने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा 104 सैटेलाइट, जिसमें कि 96 सैटेलाइट तो अमेरिका के थे और साथ ही साथ 3 सैटेलाइट इंडिया के थे, बाकी 5 सैटेलाइट अन्य देशों के थे। तो इस तरीके से इंडिया एक तरीके से एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से उभर के आया कि बहुत ही कम खर्च में ये सैटेलाइट को, पेलोड को बहुत ही अच्छे तरीके से सेफली सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ये क्वालिटी डेवलप की कहाँ? इंडिया में ही। और सतीश धवन के बारे में कहा जाता है कि वो इतने अच्छे लीडर थे, जब सक्सेसफुल होते थे इवेंट्स, तो जब लॉन्च सक्सेसफुल होते थे तो वो अपने ऊपर उसका क्रेडिट न लेकर के वो टीम को क्रेडिट देते थे। और वो कहते, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद से कहा कि वो जाकर के जब सक्सेसफुल हो गया तो कि वो जाकर के कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने अटेंड भी किया। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि किस तरीके से इसरो का कल्चर डेवलप हुआ है, इसरो में किस तरीके से बहुत ही अच्छे विजनरी लीडर्स आए हैं, और इन विजनरी लीडर्स के दम पर ही ये धीरे धीरे करके कैसे उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चला गया। और आज हम मंगल मिशन तक पहुँच चुके हैं। मंगल मिशन जो कि भारत की शान है, पहली बार में सिर्फ और सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही मंगल मिशन को सक्सेसफुल किया है। मंगल मिशन को एक बार में ही मंगल मिशन को में सफलता पाई है। इससे पहले बहुत ज़्यादा बार लोगों को प्रयास करना पड़ा और मंगल मिशन में सफलता पाने के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इतनी सफलता ये आसानी से नहीं आई है। अगर आप इस तरीके से फंडिंग देखें तो जिस वक्त मंगल मिशन लॉन्च हुआ था, उस वक्त मंगल मिशन में जो खर्च आया था वो $74 मिलियन का था, $74 मिलियन। और जबकि उसी समय पे 2013 में ही एक मूवी आई थी USA में बनी हुई, उस मूवी का खर्च $100 मिलियन था। यानी कि एक मूवी का खर्च भी मंगल मिशन से ज़्यादा था। तो मंगल मिशन को इन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितने कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, कि वो जो कल्चर शुरुआत में डेवलप हुआ, एकदम बेसिक में डेवलप हुआ, जिसकी नींव सतीश धवन और अंबरलाल साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने डाली, उसी नींव के थ्रू ही आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हम एक बहुत ही कम से कम कॉस्ट में और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अपने जो भी लॉन्च हैं, अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये पूरा का पूरा क्रम था, एक सफलता का क्रम। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे शुरुआत में हमने देखा कि 1962 में इनको स्पार्क का गठन हो गया था। 1969 में उसे इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था उसे बाद में अभी जो चलता है उसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से जाना जाता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से चर्चा करते हैं। इस समय जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं के सिवन, उसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो वही रिपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बात हमने देखी। इसके बाद जब सबसे शुरुआत में हम लोगों ने जो सैटेलाइट लॉन्च करी थी वो थी आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुई।
आर्यभट्ट एक ऐसी सैटेलाइट थी जो कि बहुत कम उसने फंक्शन किया, बहुत ही कम समय तक स्पेस में रही, लेकिन उसने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी। उस समय पे सारे के सारे देश भारत पे सैंक्शन लगाए हुए थे कि नहीं, भारत को इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ने देना है। कोई भी देश मदद करने को तैयार नहीं था। रशिया ने उस वक्त मदद की थी। रशिया ने अपने लॉन्च व्हीकल से उस जो पहली सैटेलाइट है हमारी आर्यभट्ट, उसे लॉन्च किया था। तो इसका मतलब आर्यभट्ट जो हमारी 1975 में सैटेलाइट लॉन्च हुई है, ये रशिया की मदद से लॉन्च होने वाली सैटेलाइट है। और साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट है वो भारत की पहली सैटेलाइट थी और इसमें लॉन्च व्हीकल किसका था? वो रशिया का था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे से इस पे काम करना शुरू किया। फिर हमने साउंडिंग रॉकेट्स, जो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट था वो 1963 में हम लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो साउंडिंग रॉकेट सबसे शुरुआत में साउंडिंग रॉकेट्स का ही यूज़ किया जाता था। और उस समय जो साउंडिंग रॉकेट्स यूज़ किए जाते थे वो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त जो जगह चूज़ की गई थी वो थी थुम्बा रिसर्च सेंटर, जिसे टिरलिस के नाम से भी जाना जाता है, थुम्बा रिसर्च सेंटर, जिसे बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से भी उसका नाम रखा गया। तो थुम्बा स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहाँ पर है? तो ये केरला में स्थित है। केरला को ही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि केरला दरअसल एक तो उसका रीज़न ये भी था कि वो दूसरे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे सबसे ज़्यादा दूर पे वही जगह थी, है ना। उस समय पे हम काफ़ी ज़्यादा जो काम कर रहे थे वो थोड़ा सा सीक्रेटली भी कर रहे थे। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय पे बहुत ज़्यादा एडवांस कंप्यूटिंग हमारे देश में नहीं थी। उस समय पे हम लोग जो काम कर रहे थे, दूसरे देशों में तो कंप्यूटर से काम हो रहे थे, लेकिन हमारे देश में जो साइंटिस्ट थे वो ग्राफ की स्टडी बाई हैंड कर रहे थे। और साथ ही साथ जो उसके जो पार्ट्स असेंबल किए गए, उन पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर रख करके ले जाया गया उस लॉन्चिंग स्टेशन तक। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर एक चर्च से और वहाँ पर एक स्कूल थी, वहाँ पर उससे जगह ली गई। एक हाई स्कूल थी और उस चर्च में जगह ली गई। तो वहाँ पर इस तरीके से उन कम परिस्थितियों में चीज़ों को असेंबल किया गया और उसे सक्सेसफुल बनाया गया, है ना। तो ये थुम्बा आपको पता रखना है ना। तो इसी का नाम बाद में चेंज करके डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया। और ये कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, जो कि कहाँ? केरला में स्थित है। ठीक है, तो ये बात हुई, है ना। ये बात कब हो रही थी? 1963 के आसपास। ठीक है, जब हम पहला अपना रॉकेट इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद में हम लोगों ने जो शिफ्ट किया वो था सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पर है? जो कि है श्रीहरिकोटा में, है ना। श्रीहरिकोटा, इस जगह को क्यों चूज़ किया गया? तो इस जगह को भी चूज़ करने का बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न था, क्योंकि ये जगह जो थी वो इक्वेटर से बहुत पास में थी। और जो इक्वेटर से जगह पास में है वो हमें मदद दिला सकती थी। कहाँ पर? जो PSLV हम लॉन्च करने वाले थे, जो GSLV हम लॉन्च करने वाले थे। तो GSLV, PSLV इनके लिए हमें क्या होता है कि ग्रेविटी की भी थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। तो अगर ग्रेविटी की मदद चाहिए है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम इक्वेटर के पास में होंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर हमारा लॉन्चिंग स्टेशन हो सकता है। तो वो जगह कौन सी चूज़ की गई? तो वो जगह थी श्रीहरिकोटा, है ना। और वहीं पर स्थित है क्या? व्हीलर आइलैंड, जिसे कि अब नाम चेंज करके उसका क्या रख दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। वो एकमात्र आइलैंड था जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता था। इस तरीके से फिर उसके बाद जो ये तो थी सैटेलाइट आर्यभट्ट में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दूसरे देशों से भी मदद ली थी। उसके बाद जो पहली सैटेलाइट जो भारत ने इंडिजीनियस बनाई थी उसका नाम था रोहिणी। उसका नाम था भास्कर।
भास्कर एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च किया गया था 7 जून 1979 में, 7 जून 1979 में। इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले जो भी पार्ट्स वगैरह हमें असेंबल करने होते थे, जो भी पार्ट्स लेने होते थे, ये पार्ट्स हम कहाँ से ले रहे थे? ये पार्ट्स बेसिकली हम ले रहे थे दूसरी कंट्रीज़ से और उन्हें असेंबल कर रहे थे, है ना। और ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे थे, इनमें बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही थी, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद हम काम कर रहे थे, है ना। लेकिन जब भास्कर लॉन्च किया गया तो उसमें जो भी सैटेलाइट में जो भी पार्ट्स उसमें बनाए जाने थे, उसका सारा का सारा कन्फिगरेशन, भास्कर का जो जितना भी कन्फिगरेशन है वो सारा का सारा पार्ट इंडिया में ही बना। और आज उसी की बदौलत इस तरीके का काम है कि हम पूरी तरीके से यहाँ तक कि यूएसए भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो उसे भी बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर से असेंबल करने पड़ते हैं या फिर लाने पड़ते हैं, लेकिन जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी का जो भी सामान है वो पूरी की पूरी तरीके से भारत में ही बनाया जाता है। इसे इंडिया ने एक चैलेंज के रूप में लिया। जब दूसरे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे तो इंडिया ने उसे एक चैलेंज के रूप में लिया कि हम सारी की सारी चीज़ें खुद ही असेंबल करेंगे और खुद ही बनाएंगे। लेकिन तब भी जब हम भास्कर हम लोगों ने लॉन्च किया, अपने स्टेशन से लॉन्च किया, तब भी हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे। IRS-1A भी लॉन्च किया गया 17 मार्च 1988 में। IRS-1 इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1 ये लॉन्च किया गया 17 मार्च 1988 में। लेकिन तब भी हम क्या है, हमें इसे ज़रूरत थी कि हम खुद के ही लॉन्च व्हीकल्स बना सकें। तो ये लॉन्च व्हीकल्स बनाने का काम हुआ जब IRS-3A, है ना, IRS जो थर्ड IRS था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, उसके बाद से हम लोगों ने ये लॉन्च व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए थे, है ना। PSLV पे काम शुरू हो गया। PSLV पे पूरा का पूरा काम हम लोगों ने किया। PSLV के साथ साथ PSLV में तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके आज बहुत ज़्यादा उसे रिकवर कर लिया है। साथ ही साथ जब हमें GSLV पे काम करना था, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, ये सारी की सारी जो टेक्निकल बातें हैं PSLV GSLV प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने इसे नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्बिट किस प्रकार की होती हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस लॉन्च व्हीकल्स किस तरीके के होते हैं, तो टेक्निकलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे कितना काम हुआ है, इंडिया के स्पिरिट पे को देखते हुए हम उस पर क्या क्या काम हो रहा है, आज हम उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो जियो स्टेशनरी जब इंडिया को बनाना था तो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स के साथ क्या था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो भी भारत की थी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उनके लिए ज़रूरत थी क्रायोजेनिक इंजन्स की। क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होते हैं? जब हम स्पेस में जाते हैं तो एक हाइट के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि माइनस में भी कई हज़ार डिग्री सेल्सियस माइनस का टेम्परेचर हो जाता है। तो इतने कम टेम्परेचर में कोई भी इंजन कैसे परफॉर्म करता रहे, इसके लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन्स की ज़रूरत थी। और कमाल की बात तो ये है कि क्रायोजेनिक इंजन कोई भी देश, हालांकि कई देश उस समय पे नासा वगैरह इन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप थी, लेकिन सभी देशों ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन्स इंडिया का ना तो क्रायोजेनिक इंजन दिया और ना ही उसका कोई ऐसा आइडिया दिया, है ना, कि किस तरीके से बने। तो इसका पूरा का पूरा आइडिया इंडिया ने ही खुद ही क्रिएट किया कि किस तरीके से बनाना है, और साथ ही साथ इसे बना करके भी दिखाया। और GSLV हम लोग लॉन्च कर पाए विथ द हेल्प ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स। GSLV में क्या होता है, GSLV हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ऐसी सैटेलाइट्स जो कि स्टेशनरी रहती हैं, और साथ ही साथ ये सैटेलाइट्स क्या है, कम्युनिकेशन पर्पज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से इंडिया का जो कम्युनिकेशन था, वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो पाया।
ठीक है, ये काम हुआ। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो पहली सैटेलाइट जो कि जिसमें कि सैटेलाइट भी इंडिया की थी और साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल भी इंडिया का था। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सैटेलाइट तो इंडिया की पूरी तरीके से अगर बनने वाली है वो कौन सी है, भास्कर है, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि जिसमें सैटेलाइट और साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल पूरी तरीके से इंडिजीनियस जिसे कहा जाएगा लॉन्च व्हीकल, वो कौन सी सैटेलाइट है, तो वो है रोहिणी 1 ये कब लॉन्च हुई, तो ये 1980 में लॉन्च हुई। और 1980 में लॉन्च होने पे ये जो सैटेलाइट थी ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली इंडिजीनियस सैटेलाइट है, जिसमें कि सैटेलाइट से लेकर के लॉन्च व्हीकल तक सारा का सारा काम इंडिया के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गगन सैटेलाइट है ना, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जिसे कहा जाता है। तो गगन सैटेलाइट ये बेसिकली क्या है, नेविगेशन पर्पज़ के लिए है ना। जिस तरीके से GPS वगैरह होते हैं, है ना, USA में, उसी की तर्ज पे ये भी सैटेलाइट है ना। और ये क्या काम करती है, ये बेसिकली नेविगेशन पर्पज़ है। मिलिट्री में भी इसका यूज़ होता है, जो भी शिप वगैरह चलते हैं वहाँ पर ये उनके लिए फंक्शन करती है गगन सैटेलाइट। दूसरी है IRNSS, है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट ये बेसिकली 12 सैटेलाइट्स का ग्रुप है IRNSS का। इसी का जो कॉमन नेम है वो क्या नाम है, उसका नाम है नाविक के नाम से इस सैटेलाइट सिस्टम को जाना जाता है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS। तो ये सारी बात आपको जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हम लोगों ने चंद्रयान देखा था, चंद्रयान में जब हम लोगों ने पहले ही चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही जो लॉन्च है वो अपने आप में यूनिक है। हालांकि इससे पहले USA ने तो कई बार 6 बार मैन मिशन कर चुका है। USA नासा में 6 बार मैन मिशन कर चुकी है, यानी कि इंसान को चंद्रमा पे उतार चुकी है। उनके जो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर पहुंचे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। हमारे जो पहले व्यक्ति हैं जो कि स्पेस में गए वो थे राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा जब स्पेस में गए तो वो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। इंदिरा गांधी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये बहुत ही फीलिंग वाली बात थी। वहाँ से जाकर के उन्होंने अपना फ्लैग दिखाया। इतने कम रिसोर्सेज में हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। और इस तरीके से कम रिसोर्सेज में ही आप लोग भी अगर कोई भी स्थितियां हैं, किसी भी तरीके की स्थितियां, अगर आप कोई भी डिज़ायर रखते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। आप उसके लिए सिर्फ आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए और उसके लिए अथक प्रयास करिए, परिश्रम करिए और इस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये बात थी किसकी, कि वो जो सैटेलाइट मिशन जा रहे थे यानी कि मून मिशन की। तो मून मिशन, जब भारत का मून मिशन था तो भारत ने मून मिशन में ऑर्बिटर का भी प्रयोग किया था, लैंडर का भी प्रयोग किया था और रोवर का भी प्रयोग किया था। तो ऑर्बिटर, लैंडर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्बिटर तो चंद्रयान था, है ना। लैंडर जो था तो लैंडर का नाम था विक्रम, और ये विक्रम साराभाई के नाम से ही लिया गया है। तो लैंडर का आप लोगों को नाम याद रखना है कि चंद्रयान में जो लैंडर यूज़ हुआ था वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विक्रम। और वो जो रोवर है, लैंडर क्या काम करता है, ऑर्बिटर का क्या काम करता है और रोवर क्या काम करता है। ऑर्बिटर बेसिकली हम ऑर्बिट से समझ सकते हैं कि वो किसी भी, जैसे मून का ही उसे मून को देखना है या मून को समझना है, तो ऑर्बिटर क्या काम करता है, मून के चारों ओर घूमेगा, है ना। और वो ऑर्बिट में घूम करके वो हमेशा एक कंट्रोल स्थापित करेगा लैंडर और साथ ही साथ जैसे कि अर्थ में भी जो रिसीवर पॉइंट्स हैं
उनके बीच में ये क्या करेगा, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। फिर उसके बाद लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे, लैंडर वहाँ पर ऑर्बिटर से अपना फंक्शन बनाए रखेगा और साथ ही साथ रोवर से भी कांटेक्ट बनाए रखेगा। तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञा था, है ना। रोवर का भी नाम आपको याद रखना है, लैंडर का भी नाम याद रखना है और ऑर्बिटर का भी नाम आपको याद रखना है। ऑर्बिटर तो चंद्रयान था, ठीक है। इसी तरीके से मंगलयान, है ना। और जो अपकमिंग हैं, क्या कहते हैं, जो मिशंस हैं वो आदित्य मिशन है सन के लिए, और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी मिशंस हैं, जैसे कि हम लोग जुपिटर के लिए भी, जुपिटर को भी जानने के लिए कुछ मिशंस बना रहे हैं। तो इस तरीके की बातें आती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लगभग बातें भी कवर कर ली हैं, लगभग हमने सारी बातों के बारे में जानने का भी प्रयास किया है, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा, और आप लोगों ने हमारे लेक्चर को और हमारे चैनल को सपोर्ट किया है ना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।